स्वागत है। आज हम दक्कन के इतिहास के एक ऐसे अध्याय पर नजर डालेंगे जो अक्सर दिल्ली सल्तनत और मुगलों जैसे बड़े साम्राज्यों की छाया में कहीं खोसा जाता है। हाँ, बहमनी सल्तनत। बहमनी सल्तनत। हमें जो स्रोत मिले हैं वे हमें 1347 से लेकर अगले लगभग 200 सालों के एक सफर पर ले जाते हैं। बिल्कुल। आज हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि ये सल्तनत कैसे बनी, बल्कि ये समझना है कि इसके अंदर ऐसी कौन सी खींचतान चल रही थी, कौन सी वो दरार थी जो आखिर में इसके टूटने की वजह बनी। और ये कहानी शुरू होती है दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के साम्राज्य के बिखरने से। देखिए, जब भी केंद्र कमजोर होता है तो दूर के इलाकों में नई ताकतें सिर उठाती हैं। दक्कन में ठीक यही हुआ। लेकिन ये सिर्फ एक नई सल्तनत बनने की कहानी नहीं है, ये पहचान की लड़ाई है, अंदरूनी और बाहरी के खींचतान है, और एक शानदार कोशिश की कहानी है जो कामयाब होते होते रह गई। और इस पूरी कहानी के बैकड्रॉप में है दक्षिण का शक्तिशाली विजयनगर साम्राज्य। बिल्कुल, जिससे इसकी टक्कर तो होनी थी। तो चलिए इसकी परतें खोलते हैं। इसकी नींव कैसे पड़ी, एक इतने ताकतवर सुल्तान के खिलाफ विद्रोह करके एक नया साम्राज्य खड़ा कर देना कोई आसान काम तो नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। ये बात है 1347 की। दक्कन के जो अमीर थे, रईस और गवर्नर, वो तुगलक की नीतियों से तंग आ चुके थे। अच्छा। तो उन्होंने मिलकर विद्रोह कर दिया। इसी उथल पुथल के बीच से एक शख्स उभरकर सामने आया जिसका नाम था हसन गंगू। हसन गंगू। हाँ, उसने अलाउद्दीन बहमन शाह की उपाधि ली और गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाकर बहमनी सल्तनत की नींव रखी। अच्छा, तो सल्तनत तो बन गई, लेकिन सिर्फ झंडा गाड़ देने से तो साम्राज्य चलता नहीं है। उसे चलाने के लिए एक सिस्टम भी तो चाहिए। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही सबसे बड़ी चुनौती थी। और बहमन शाह के बाद जो सुल्तान आए, मोहम्मद शाह प्रथम, उन्होंने इस चुनौती को समझा। उन्होंने 1358 से 1375 के अपने शासनकाल में एक पूरा प्रशासनिक ढांचा खड़ा किया, एक मंत्री परिषद बनाई। कैबिनेट जैसा कुछ? हाँ, एक तरह से, जिसमें प्रधानमंत्री से लेकर वित्त मंत्री तक के पद थे। और पूरे राज्य को चलाने के लिए उसे 4 बड़ी प्रशासनिक इकाइयों में बांट दिया, जिन्हें तरफ कहा जाता था। तरफ? जी। और हर तरफ का एक गवर्नर होता था जिसे तरफदार कहते थे। एक तरह से उन्होंने बिखरी हुई ताकतों को एक सिस्टम में बांधने की कोशिश की। बिल्कुल। और इसी दौर में उन्होंने जो वास्तुकला शुरू की उसमें भी कुछ अलग था, है ना? हाँ, और ये बहुत दिलचस्प है। मोहम्मद शाह प्रथम ने गुलबर्गा में जो जामा मस्जिद बनवाई, वो उस दौर की सोच को दिखाती है। क्या खास था उसमें? देखिए, भारतीय मस्जिदों में आमतौर पर एक बड़ा खुला आंगन होता है ना? हाँ, होता है। लेकिन इस मस्जिद में कोई आंगन नहीं है। ये पूरी तरह से ढकी हुई है और इसकी डिजाइन स्पेन की एक मस्जिद से प्रेरित बताई जाती है। अच्छा, स्पेन से? हाँ, ये इस बात का पहला संकेत था कि बहमनी सल्तनत सिर्फ स्थानीय नहीं, बल्कि बाहर की दुनिया से भी प्रेरणा ले रही थी। इन स्रोतों को पढ़ते हैं ना, एक नाम पे मेरी नजर बार बार अटक रही थी, फिरोज शाह बहमनी। हाँ, फिरोज शाह। उनके बारे में जो लिखा है वो उस दौर के किसी भी सुल्तान से बहुत ही अलग लगता है। ऐसा क्या खास था इनमें? फिरोज शाह जो 1397 से 1422 तक रहे, वो वाकई एक असाधारण शख्सियत थे। उन्हें कई भाषाएं आती थीं, विज्ञान में गहरी रुचि थी। मैंने पढ़ा कि उन्होंने एक ऑब्जर्वेटरी भी बनवाई थी। हाँ, दौलताबाद के पास एक वेधशाला। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने अपनी सल्तनत के दरवाजे हर किसी के लिए खोल दिए थे। उन्होंने ईरान, इराक और अरब से विद्वानों, कवियों, कलाकारों को दक्कन आने के लिए प्रोत्साहित किया। और उन्होंने एक हिंदू राजकुमारी से शादी भी की थी। ये दिलचस्प तो है, लेकिन क्या हम इसे आज के धर्मनिरपेक्ष पैमाने पर देख रहे हैं, या उस समय के हिसाब से ये सिर्फ एक राजनीतिक गठबंधन था? ये सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, ये सिर्फ एक राजनीतिक गठबंधन से कहीं ज्यादा था। ये एक बयान था। फिरोज शाह ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि दक्कन एक मिलीजुली संस्कृति का केंद्र बन सकता है। लेकिन यहीं से हमें उस टकराव की पहली झलक मिलती है जो बाद में सल्तनत को ले डूबा। मतलब बाहर से आए अफाकी और यहीं के दक्कनी लोगों के बीच की खींचतान। फिरोज शाह जैसे लोग इस खाई को पाटना चाहते थे, लेकिन उनके इस कदम ने शायद दक्कनी अमीरों को असुरक्षित भी महसूस कराया होगा। अच्छा, तो ये अफाकी और दक्कनी वाली दरार शुरू से ही मौजूद थी। बिल्कुल। इसके बाद अहमद शाह ने राजधानी गुलबर्गा से बीदर क्यों बदली? क्या गुलबर्गा में कोई समस्या थी? ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक फैसला था। अहमद शाह ने जब 1425 के आसपास राजधानी बदली तो इसके कई कारण थे।
एक तो बीदर ज्यादा केंद्र में था, उसकी जलवायु बेहतर थी। और ज्यादा सुरक्षित भी था शायद। हाँ, ज्यादा सुरक्षित था, लेकिन इसका एक सांकेतिक मतलब भी था। ये पुराने रईसों का गढ़ गुलबर्गा से सत्ता का केंद्र हटाकर एक नई अपनी बसाई हुई जगह पर ले जाना था। एक तरह से सल्तनत को रीब्रांड करने जैसा था। बिल्कुल सही कहा आपने। तो सल्तनत तो बन गई, राजधानी भी बदल गई, लेकिन एक साम्राज्य सिर्फ जमीन जीतने से नहीं चलता, उसे चलाने वाला कोई दिमाग भी चाहिए। हाँ। और यही कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे शख्स की जो सुल्तान तो नहीं था, लेकिन शायद सुल्तानों से भी ज्यादा ताकतवर बन गया। महमूद गवान। महमूद गवान, उसकी कहानी तो मतलब किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी है। वो मूल रूप से ईरान का एक व्यापारी था। एक व्यापारी? हाँ, घोड़ों का व्यापार करने दक्कन आया था, लेकिन अपनी बेमिसाल काबिलियत, ईमानदारी और वफादारी के दम पर वो तरक्की करते करते सुल्तान मोहम्मद शाह तृतीय के दौर में सल्तनत का प्रधानमंत्री बन गया। एक मिनट, एक व्यापारी सीधे प्रधानमंत्री? ये कैसे हुआ? और जब वो सत्ता में आया तो सल्तनत की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? उसकी काबिलियत ही उसकी सीढ़ी थी। जब वो प्रधानमंत्री बना तो उसने देखा कि सल्तनत एक मकड़ी के जाले की तरह है। मकड़ी के जाले की तरह? हाँ, जिसमें सुल्तान केंद्र में तो है, लेकिन जाले के असली मालिक कोनों में बैठे 4 बड़े-बड़े तरफदार यानी गवर्नर हैं। ये गवर्नर इतने शक्तिशाली हो चुके थे कि वे अपनी सेना रखते थे, अपना खजाना भरते थे और अक्सर सुल्तान के खिलाफ भी साजिश करते थे। मतलब सल्तनत नाम के लिए एक थी, पर असल में 4 हिस्सों में बनी हुई थी। बिल्कुल। तो महमूद गवान ने इस समस्या का क्या हल निकाला? उसने उन गवर्नरों को हटाया? नहीं, हटाया नहीं। हटाने से तो सीधा विद्रोह हो जाता। उसने जो किया वो राजनीतिक चतुराई का एक मास्टर स्ट्रोक था। क्या किया उसने? सोचिए, एक ही झटके में उसने सबसे ताकतवर गवर्नरों के पर कतर दिए। उसने 4 बड़े प्रांतों को तोड़कर 8 छोटे प्रांतों में बांट दिया। अच्छा। तो जहां पहले एक गवर्नर एक विशाल सेना और खजाने का मालिक होता था, अब उसके पास उसका आधा भी नहीं रहा। कमाल है, मतलब रातों रात सल्तनत का पावर सेंटर वापस सुल्तान के हाथों में आ गया। और गवान ने एक गोली भी नहीं चलाई। ये तो कमाल है। और उसने आर्थिक तौर पर सुल्तान को कैसे मजबूत किया? मैंने खालिसा भूमि के बारे में पढ़ा है। हाँ, ये उसका दूसरा बड़ा कदम था। उसने सल्तनत की बहुत सी जमीनों को खालिसा भूमि घोषित कर दिया। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि उन जमीनों से आने वाला सारा टैक्स अब सीधे सुल्तान के खजाने में जाएगा, गवर्नरों की जेब में नहीं। अच्छा। इससे सुल्तान की आर्थिक निर्भरता गवर्नरों पर खत्म हो गई। अब उसके पास अपनी सेना को तनख्वाह देने और अपने प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा था। उसने सेना में अनुशासन लागू किया, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई। संक्षेप में उसने एक बिखरते हुए राज्य को फिर से एक मजबूत केंद्रीय सत्ता बना दिया। तो वो सिर्फ एक प्रशासक नहीं था, वो सल्तनत को एक नई शक्ल दे रहा था। और ये शक्ल सिर्फ राजनीतिक नहीं थी, सांस्कृतिक भी थी। बिल्कुल। बीदर में उसका बनवाया मदरसा इसका सबूत है। हाँ, महमूद गवान एक अफाकी था और वो अपने साथ फारसी संस्कृति का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान लेकर आया था। उसने बीदर में जो शानदार मदरसा बनवाया वो उस दौर का ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज जैसा था। 3 मंजिला इमारत, एक बड़ी मस्जिद, लैब और हजारों किताबों वाली एक लाइब्रेरी। वो दक्कन को ज्ञान का एक वैश्विक केंद्र बनाना चाहता था। लेकिन उसका यही बहारी होना, उसकी यही काबिलियत, उसकी यही सफलता उसके दुश्मनों को और बढ़ा रही थी। मतलब जितना वो सल्तनत को मजबूत कर रहा था, उतना ही वो अपने लिए खतरा पैदा कर रहा था। ये तो बड़ा अजीब है। यही इस कहानी का दुखद विरोधाभास है। जो दक्कनी गुट था, जो खुद को उस जमीन का असली हकदार समझता था, वो ये सब देख रहा था। उन्हें लग रहा था कि ये ईरानी व्यापारी, ये अफाकी न सिर्फ हमारी राजनीतिक ताकत छीन रहा है, बल्कि हमारी संस्कृति पर भी हावी हो रहा है। और जिन गवर्नरों की ताकत छिनी थी, वो तो खिलाफ होंगे ही। बिल्कुल, वे सब उसके खिलाफ एकजुट हो गए। अब उन्हें बस एक मौके की तलाश थी। और उन्हें वो मौका मिल गया। ये साजिश कैसे रची गई? ये एक बहुत ही घटिया साजिश थी। दक्कनी गुट ने एक झूठा खत तैयार किया। झूठा खत? हाँ, ये खत महमूद गवान की तरफ से विजयनगर के राजा को लिखा गया, दिखाया गया, जिसमें सल्तनत के खिलाफ गद्दारी की बातें थीं। उन्होंने गवान की मोहर चुराकर उस खत पर लगा दी और उसे सुल्तान मोहम्मद शाह तृतीय के सामने पेश कर दिया।
एक मिनट, सुल्तान ने बस एक खत पर यकीन कर लिया? उसने अपने सबसे काबिल और वफादार मंत्री से पूछा तक नहीं? ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। कहते हैं कि सुल्तान उस वक्त नशे में था और शायद वो खुद भी गवान की बढ़ती ताकत से मनी मन डरने लगा था। हो सकता है। बिना सोचे समझे, बिना किसी जांच के उसने 1482 में 70 साल के महमूद गवान को मौत की सजा सुना दी। ओह। कहते हैं कि जब गवान को अपनी मौत का फरमान मिला तो उसने कहा था, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मुझे मौत का डर नहीं, लेकिन मेरी मौत के बाद इस सल्तनत का जो हाल होगा उसे कोई नहीं संभाल पाएगा। और उसकी बात सच साबित हुई। अक्षरशः जब सुल्तान का नशा उतरा और उसे अपनी भयानक गलती का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। महमूद गवान सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था, वो उस गोंद की तरह था जिसने सल्तनत को जोड़कर रखा था। उसकी मौत के साथ ही सल्तनत का पतन शुरू हो गया। अफाकी और दक्कनी गुटों के बीच खुला गृह युद्ध छिड़ गया। सुल्तान बेबस होकर देखता रहा और एक एक करके प्रांतों के गवर्नरों ने खुद को आजाद घोषित करना शुरू कर दिया। और देखते देखते एक विशाल साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। तो अंत में कौन सी 5 सल्तनतें बनी? 1527 तक बहमनी सल्तनत का नामो निशान मिट गया और उसकी जगह 5 नई सल्तनतों ने ले ली। कौन कौन सी? बीजापुर की आदिल शाही, अहमदनगर की निजाम शाही, बरार की इमाद शाही, गोलकुंडा की कुतुब शाही और बीदर की बरीद शाही सल्तनत। कितनी अजीब बात है ना कि जिन लोगों ने मिलकर एक साम्राज्य बनाया वही उसे नहीं संभाल पाए, और बाद में इनमें से कुछ ने मिलकर अपने पुराने दुश्मन विजयनगर को तो हरा दिया। हाँ, यह इतिहास का सबसे बड़ा व्यंग्य है। 1565 में तालीकोटा की मशहूर लड़ाई में इन 5 में से 4 सल्तनतों ने बरार को छोड़कर बरार को छोड़कर एक साथ मिलकर विजयनगर साम्राज्य को हराया। ये दिखाता है कि वे एक साथ आ सकते थे, लेकिन सिर्फ एक बाहरी दुश्मन के खिलाफ। अंदरूनी तौर पर वे हमेशा एक दूसरे के दुश्मन बने रहे। बिल्कुल। बहमनी सल्तनत की वो अंदरूनी दरार इन नई सल्तनतों में भी विरासत के तौर पर चली गई। तो अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो इस सल्तनत ने हमें विरासत में क्या दिया? वास्तुकला की हम बात कर चुके हैं, लेकिन एक और चीज है जो आज भी जिंदा है, भाषा। बिल्कुल। बहमनी सल्तनत की राजभाषा तो फारसी थी, लेकिन आम लोगों, सैनिकों और सूफियों के बीच एक नई भाषा जन्म ले रही थी। ये फारसी, अरबी, तुर्की और स्थानीय मराठी, कन्नड़ और तेलुगु भाषाओं का एक मिश्रण थी। अच्छा। इसी भाषा को दक्खनी कहा गया, जो आज की उर्दू का शुरुआती रूप है। बहमनी सुल्तानों ने इस भाषा को संरक्षण दिया। तो एक तरह से जो राजनीतिक टकराव अफाकी और दक्कनी के बीच था, उसका एक खूबसूरत नतीजा इस भाषा के रूप में सामने आया। हाँ, जिसमें दोनों दुनियाएं आकर मिल गईं। और बीजापुर का गोल गुंबज, हालांकि उसे बाद में आदिल शाही सुल्तानों ने बनवाया, पर उसकी जड़ें तो बहमनी वास्तुकला में ही हैं। सही कहा। गोल गुंबज उस वास्तुकला के सफर का शिखर है जिसकी शुरुआत बहमनी काल में हुई थी। उसका वो विशाल गुंबद जो बिना किसी सहारे के खड़ा है। और उसकी विस्परिंग गैलरी? हाँ, वो तो आज भी एक जादू जैसा लगता है। सोचिए, 500 साल पहले बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के उन्होंने ऐसा कुछ बना दिया। एक कोने में की गई फुसफुसाहट 37 मीटर दूर दूसरे कोने में साफ सुनाई देती है। ये सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं, ये उस मिली जुली संस्कृति की कला का चरम था। बिल्कुल। तो आज हमने देखा कि कैसे दक्कन में एक सल्तनत तुगलकों के खंडरों पर खड़ी हुई, कैसे फिरोज शाह जैसे सुल्तानों ने एक मिली जुली संस्कृति का सपना देखा, और कैसे महमूद गवान जैसे एक काबिल प्रशासक ने उसे हकीकत में बदलने की कोशिश की। और फिर कैसे अंदरूनी जलन, शक और बाहरी बनाम भीतरी की लड़ाई ने उस सपने को चकनाचूर कर दिया। बहमनी सल्तनत की कहानी हमें शासन के बारे में बहुत कड़ा सबक सिखाती है। ये दिखाती है कि एक साम्राज्य को बाहरी दुश्मनों से ज्यादा खतरा हमेशा अंदरूनी फूट से होता है। महमूद गवान की त्रासदी ये है कि उसकी काबिलियत और उसके सुधार ही उसके खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बन गए। ये कहानी बताती है कि योग्यता को संभालना और बदलाव को स्वीकार करना किसी भी व्यवस्था के लिए सबसे मुश्किल काम होता है। स्रोतों में अफाकी और दक्कनी के बीच का संघर्ष बार बार उभर कर आता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि किसी भी बड़े संगठन, कंपनी या देश में जब बाहरी टैलेंट को लाया जाता है तो अंदर के लोग उसे एक मौके के तौर पर देखते हैं या एक खतरे के तौर पर। ये खींचतान आज भी सफलता और असफलता के बीच की सबसे बड़ी लकीर तय करती है।